वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे निसर्ग साइक्लोन की या निसर्ग तूफानी साइक्लोन की। तो निसर्ग तूफानी साइक्लोन के बारे में पहले हम इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इन्फॉर्मेशन के बाद इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे और देखेंगे किस तरह से ये साइक्लोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निसर्ग का क्या अर्थ होता है? निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति। और निसर्ग नाम जो हमारे उत्तरी एशियाई देश हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ये सब इन देशों ने मिलकर दिया है। तो बहुत सारे देशों ने जो उत्तरी एशियाई देश हैं इसके नाम पहले से डिसाइड करते हैं। और जो लिस्ट ख़त्म हो गई थी अम्फान, उसमें लास्ट नाम था, अब नई लिस्ट बनी है, उसमें निसर्ग पहला नाम है। ठीक है, तो WMO के अनुसार ये पूरी व्यवस्था चलती है और इसके अनुसार एक नाम दिया जाता है जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं निसर्ग के पहले इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यह तूफान दूसरा तूफान है इस हफ्ते में। तो पहले अम्फान तूफान आ चुका है, कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में, हमने उसके बारे में भी बात की थी। तो अब शुरू करते हैं निसर्ग के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन है कि मुंबई से 94 किलोमीटर दूर अलीबाग के तट से यह तूफान टकराएगा और अभी लगभग 450 किलोमीटर दूर है। और 1882 की तूफान की चर्चा हुई थी इसकी, लेकिन इस पर विवाद है कि ये टकराया था या नहीं। तो इस पे हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, निसर्ग तूफान अगले 12 घंटे में तूफानी चक्रवात और उसके अगले 12 घंटे में खतरनाक चक्रवात तूफान में बदल जाएगा। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसको खतरनाक चक्रवाती तूफान कह रहे हैं। ठीक है, NDRF की 2 टीम, पालघर, 3 मुंबई और 1 ठाणे, 2 रायगढ़ और 1 रत्नागिरी में तैनात है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कोरोना महामारी से जूझते महाराष्ट्र और गुजरात पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो 3 जून को यह दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर आएगा और इसे देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह मुंबई से 450 यानी 490 किलोमीटर दूर है। गोवा की राजधानी पणजी से 280 किलोमीटर और गुजरात के सूरत से 710 किलोमीटर दूर है। निसर्ग यानी कि बुधवार को 94 किलोमीटर दूर अलीबाग तट से टकराएगा। 20 मई को बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर असर पड़ा था। इससे मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात पर असर पड़ने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर तूफान कहाँ पे आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं, भारत के पूर्वी एरिया में, ना कि पश्चिमी। इस एरिया में ज़्यादातर तूफान आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे भी तूफान आते हैं लेकिन यहाँ पर कम आते हैं। ठीक है, तो 1882 में एक तूफान का जिक्र होता है जो कि तस्वीरें साफ नहीं है कि ये सही में आया था या नहीं आया था, लेकिन इस पर विवाद है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो भारत की अरब सागर की खाड़ी में अरब सागर में जो तूफान आया है वो किस तरह से आया है, और इसके बारे में पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अरब सागर में उठा चक्रवात मंगलवार को ताकतवर होकर अलीबाग की तरफ बढ़ रहा है। अलीबाग से 94 किलोमीटर दूर बुधवार को यह टकराएगा। मुख्यमंत्री ने भी इस समस्या पर कहा है कि बिजली की समस्या ना हो, इसके लिए ज़रूरी उपाय किए जा रहे हैं। तो अभी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो और एक यहाँ पे दिक्कत है, जो पालघर और रायगढ़ में एक केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी सुरक्षा भी पक्की की जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। बता दें कि पालघर में देश का सबसे पुराना तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। यहाँ कुछ दूसरी पावर यूनिट्स भी हैं। मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मुंबई में कौन सा एटॉमिक सेंटर है, पालघर में कौन सा एटॉमिक प्लांट है, तारा एटॉमिक प्लांट। और रायगढ़ में भी पावर, पेट्रोलियम और केमिकल्स की दूसरी अहम इंडस्ट्रीज हैं। तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नेवी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का, वो नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेवी यहाँ पे अच्छे से जो स्ट्रेटेजिक रूप से काम करती है। तो यहाँ पे 3 हमने फैक्ट देखे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हमारे लिए पता होना चाहिए कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, पालघर, तारापुर एटॉमिक प्लांट पालघर में, और भाभा एटॉमिक सेंटर कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, बार्क जिसे कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चेतावनी जारी की है किसने, तो भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में बने दबाव को लेकर चेतावनी जारी की है और बताया है कि तूफान अगले 12 घंटे में तूफानी चक्रवात, यानी कि तूफानी चक्रवात बन जाएगा, यानी कि इसकी गति अधिक हो जाएगी, अधिक मतलब कि अप्रोक्स 200 किलोमीटर पर आवर के आसपास, ठीक है। तो यही वजह है कि मुंबई के आसपास के ज़िलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। NDRF नेशनल डिजास्टर जो टीम है उसको 2 टीमें पालघर में, 3 मुंबई में, 1 ठाणे और 2 टीमें रायगढ़ और रत्नागिरी में तैनात की गई है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, निसर्ग तूफान के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। निसर्ग तूफान है जो कि इतना सुपर साइक्लोन नहीं है अभी, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सॉरी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है और किस तरह से ये इतना खतरनाक नहीं है जो कि अरेबियन सागर में आया है, ठीक है। तो अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। 1882 के बाद तूफान पर विवाद है। मुंबई में कभी तूफान नहीं आया, हालांकि यह कहा जाता है कि 1882 में मुंबई में एक तूफान आया था और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। दावा है कि वैज्ञानिक एडम सोवेल ने किया था, ठीक है। दावा किसने किया था, वैज्ञानिक एडम सोवेल। मुंबई में तूफान आने की आशंका बहुत ही कम है, मुख्य वजह अरब सागर से जुड़ी है, ठीक है। अरब सागर में बहुत कम तूफान आते हैं, ठीक है। आमतौर पर समुद्र में हर साल 1 या 2 तूफान आते हैं, ठीक है। परिस्थितियां बनती हैं उनके लिए, इसके लिए परिस्थितियां बनती है। तो हम जो तूफान आते हैं अरब सागर में उसके लिए परिस्थितियां भी देखेंगे। बंगाल की खाड़ी की तरह तुलना में कम आते हैं, ठीक है। तो यह तूफान की स्थिति बनती है तो देखा गया है कि पश्चिमी में ओमान या अदन की खाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर गुजरात की तरफ चले जाते हैं। तूफान किस तरफ चले जाते हैं, या तो पश्चिम में ओमान या अदन या फिर गुजरात की तरफ चले जाते हैं। 1998 में आया तूफान गुजरात की तरफ बढ़ गया, इससे हजारों लोगों की मौत हुई। और पिछले साल आया तूफान भी वायु भी गुजरात की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि हजारों लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। इससे महाराष्ट्र के बहुत सारे 6 जिले प्रभावित हैं, महाराष्ट्र के 6 जिले प्रभावित हैं। और महानिदेशक मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि 3 जून को गंभीर तूफान चक्रवाती तूफान आएगा, ठीक है। और इसकी रफ्तार तट पर कितनी होगी, 90 से 105 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात में और महाराष्ट्र में ये आएगा, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र के 6 जिले ज़्यादा प्रभावित हैं, इनमें से हरिहरेश्वर शहर, दमन और उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तटों पर अनुमान है इसका, ठीक है, आने का। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर जिले ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री यहाँ पे मृत्युंजय महापात्र जो कि मौसम विभाग के महानिदेशक हैं उनने बताई, और इस पर मुख्यमंत्रियों ने कॉन्फ्रेंस भी की और तैयारी भी की है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो निसर्ग तूफान है उससे जुड़े मुख्य कॉन्सेप्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए साथ पूरा लेक्चर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, अरब सागर में। तो अरब सागर में यहाँ पे क्या बना है, लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे अरब सागर में आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निसर्ग तूफान है क्या, ठीक है। निसर्ग तूफान है क्या, तो निसर्ग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है, 0 से लेकर 5 डिग्री तक, ठीक है। अप्रॉक्स 0 से 5 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इनका संबंध जो उष्णकटिबंधीय तूफान है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो इनका संबंध वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब से है। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। और ये बाहर से वृत्ताकार या दीर्घाकार समवायुदाब क्षेत्र, यानी कि उससे ज़्यादा प्रेशर क्षेत्रों से घिरा हुआ रहेगा, उससे ज़्यादा प्रेशर क्षेत्रों की रेखाओं से घिरा हुआ होगा, ठीक है। तो
देखते हैं क्या है और इसमें, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्या क्लॉकवाइज, इनमें वायु की दिशा रहती है, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज देखेंगे, तो इमेज यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में किस तरह से देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वायु जा रही है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जब वायु इस डायरेक्शन में आती है और जब वायु चक्र बनाती है तो ऊपर उड़ जाती है और चक्रवात का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कौन कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए। और उससे पहले देखेंगे क्या हर लो प्रेशर वाला क्षेत्र चक्रवात कहलाता है, नहीं। तो इसके लिए भी हम कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे WMO ने एक परिभाषा दी है कि जब 16 मीटर पर सेकंड से कम, जब 16 किलोमीटर पर सेकंड से कम की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो उष्णकटिबंधीय अवदाब बनता है, ठीक है। और जब 16 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड बनती है तो उष्णकटिबंधीय तूफान कहलाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और जब 32 मीटर पर सेकंड से अधिक हवा चलती है तो इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो चक्रवात कब आता है, जब 32 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ठीक है। और इसका व्यास लगभग 80 से 300, 40 से 50 भी रह सकता है, बहुत कम व्यास रहता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के कंपैरिजन में इसका व्यास क्या रहता है, कम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और चीज़ें। इस चक्रवात को अभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म या साइक्लोन स्टॉर्म कहा जा रहा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसका और ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा घातक नहीं है, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं कहा जा रहा है, इसको उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जा रहा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और भी घातक हो सकता है लेकिन, तो ये दोनों कैटेगरी के बीच में आएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे हम देखेंगे चक्रवात से रिलेटेड आवश्यक दशाएं, ठीक है। तो चक्रवात के लिए गर्म एवं आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना आवश्यक है, ठीक है। तो जब लगातार गर्म वायु ऊपर उठेगी तभी संघनन होगा, ठीक है। और संघनन की प्रक्रिया से ही गुप्त ऊष्मा जो होती है, लेटेंट हीट, चक्रवात को मिलेगी। तो लेटेंट हीट चक्रवात को कब मिलेगी, जब संघनन होगा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा आप पता होना चाहिए क्या होती है, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है बृहद समुद्री सतह पर तापमान 27 डिग्री रहना चाहिए, तो कम से कम तापमान 27 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। और समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब का विकास और वायु का अभिसरण और आरोहण होना चाहिए, ठीक है। तो वायु का क्या होना चाहिए, पहले अभिसरण, वायु क्या होनी चाहिए, पास आनी चाहिए, ठीक है। और जब पास आके ये ऊपर उठनी चाहिए, उठे तो वो भी कौन से आकार में, चक्राकार, ठीक है। तो चक्राकार आकार में उठने के लिए इसके लिए कोरियोलिस इफेक्ट चाहिए पड़ेगा, कोरियोलिस बल, ठीक है। यहाँ पे बल नहीं है, बल है। अनिवार्य वायु की चक्रीय गति होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोरियोलिस बल क्या क्या रहता है, तो जीरो से हम कहाँ पे जाते हैं, 90 डिग्री पर जाते हैं, 90 डिग्री गोलार्ध पर जाते हैं, 90 डिग्री गोलार्ध पर जाने की तरफ में कोरियोलिस बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तूफान होते हैं कहाँ कहाँ पे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तूफान यहाँ से 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आते हैं कि कहाँ आते हैं, ठीक है। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही आते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखा रहती है उस पर कोरियोलिस इफेक्ट क्या रहता है, जीरो। इस तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, इस तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। और जब 5 डिग्री से 30 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर रहता है वो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे धरातलीय चक्रवात के ऊपर वायुमंडलीय परत में प्रति चक्रवाती दशा होना चाहिए, मतलब जो चक्रवात का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रति चक्रवातीय दशा, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर होगा तभी यहाँ पे वो चक्रवातीय दशाएं बनेंगी, ठीक है। तो ये थी चक्रवातीय दशा बनने की चीज़ें। तो हम नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात कैसा रहता है।
चक्रवात में एक होता है आँख का क्षेत्र, आँख की दीवार का क्षेत्र, और बर्सल सर्पिल पट्टी और वलयाकार क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाहर होता है सममनीय पट्टी। ऊपर से ऐसे देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट देखेंगे और कैसे दिखता है। तो जो आँख वाला क्षेत्र है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने खुद से इमेज बनाया, यहाँ पे क्या चक्रवात की आँख, इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्कुल वर्षा नहीं होती। और जैसे ही हम इस क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो जो एक क्षेत्र बनता है आँख की दीवार का क्षेत्र, ठीक है। तो आँख की दीवार के क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और उसके बाद बनता है बर्सल सर्पिल पट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो बर्सल सर्पिल पट्टी वाले क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा होती है, ठीक है। और बर्सल सर्पिल पट्टी के बाद बनता है कौन सा क्षेत्र, वलयाकार क्षेत्र। तो जो ये वलयाकार क्षेत्र होता है, यहाँ पे प्रति चक्रवातीय दशा होती है, जो वायु है नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और इस क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र रहता है वो रहता है कौन सा क्षेत्र, बाह्य प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। बाह्य प्रभाव क्षेत्र के जो बाहर रहता है वो क्या रहता है, वाह्य संवयन पट्टी। तो वाह्य संवयन पट्टी पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, वो वहाँ के रीजन के कारण, क्योंकि वहाँ पे वायु ऊपर उठती है और संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको और थोड़े अच्छे से इमेज में देखेंगे। ये दिख रहा है आपको किस तरह से वायु ऊपर उठ रही है गोल गोल घूमकर, ठीक है। और किस तरह से यह चक्रवात की आँख है जहाँ पे संघनन होता है और यहाँ पे ही ऊर्जा मिलती है चक्रवात को। और जब चक्रवात समुद्र की तरफ आते हैं तो ऊर्जा स्रोत से दूर हो जाते हैं और चक्रवात मिट जाते हैं, ठीक है। चक्रवातों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। वेस्ट इंडीज में प्रभंजन या हरिकोन, चीन सागर या फिलीपींस में बवंडर टाइफून, और फिलीपींस में वाइजू कहते हैं, जापान में टाइफू, हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन, और अमेरिका में टोर्नेडो, ठीक है। टोर्नेडो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे चक्रवात का जीवन चक्र, ठीक है। चक्रवात का जीवन चक्र 3 अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था और प्रवणावस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में लो प्रेशर की चलने वाली वायु मंद गति से चलती है और समदाब रेखाओं के बीच की दूरी अप्रोक्स 10 मिलीबार रहती है, ठीक है। 10 मिलीबार अप्रोक्स दूरी रहती है। युवावस्था में क्या होता है, केंद्र में वायु दाब में कमी आती है एवं समदाब रेखाएं सघन हो जाती हैं, ठीक है। समदाब रेखाएं क्या हो जाती हैं, सघन, पास पास आ जाती हैं, और वायु पर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से वायु की गति में वृद्धि हो जाती है और वायु की गति अधिकतम हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो अवस्था आती है वो रहती है प्रवणावस्था। इस समय तक वायु का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्तार हो जाता है, चक्रवात का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार हो जाता है। देखते हैं कैसे विस्तार होता है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि कैसे ऊर्ध्वाधर, देखो ये है ऊर्ध्वाधर विस्तार, ये यहाँ पे दिख रहा होगा ऊर्ध्वाधर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्षैतिज प्रवाह भी, तो क्षैतिज प्रवाह हो रहा है वायुओं का, ठीक है। तो दोनों प्रवाह जब बन जाते हैं तो एक समय जाता है कि यह चक्रवात एंड की ओर चला जाता है, ठीक है, प्रवणावस्था की ओर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निसर्ग तूफान यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ी चीज़ें देखी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ITCZ बनते हैं और वहीं पर तूफान आते हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल से अलग से बता देते हैं। तो यहाँ पे हम अर्थ बनाएंगे, तो अर्थ पे यहाँ पे है 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो ITCZ कहाँ पे रहता है, बीच में। और जब सूर्य का प्रकाश इस तरफ शिफ्ट होता है तो ITCZ कहाँ पे, इस तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। कहाँ, किस रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर कि मकर रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर, ठीक है। तो इस तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोरिलेस इफेक्ट भी है, टेम्परेचर हाई भी हो रहा है, और तो वायु भी ऊपर उठेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ से हवाएं आएंगी, कहाँ से, यहाँ से पछुआ वेव, यहाँ से पछुआ नहीं, व्यापारिक पवनें जो यहाँ पे मिलती थी बीच में दोनों तरफ से, तो यहाँ पे दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ITCZ यहाँ पे बन जाएगा। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज गति करेंगी। तो यहाँ पे जब वायु मिलेगी तो ऊपर उठकर चक्रवात बनाएगी, ठीक है। थोड़ा वो हो गया गंदा, लेकिन ऐसे ही होता है यहाँ पे। और
0 से 5 डिग्री तक कोई चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेस बल क्या रहता है, 0, ठीक है। और कोरिलेस बल यहाँ से इस तरफ जाने पर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर जब घट जाता है 30 डिग्री के बाद तो कोई भी चक्रवात नहीं आता। और ज़्यादातर चक्रवात अरब सागर में नहीं आते, क्योंकि कोरिलेस बल के कारण जो वायु है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। लेकिन मौसम परिवर्तन या ज़्यादा गर्मी के कारण कभी कभार जो चक्रवात हैं वो अरब सागर में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो निसर्ग तूफान को एक टॉपिक मानकर हम इसकी पूरी स्टडी किए हैं, और हमने बताया कि किस तरह से चक्रवात बनते हैं, किस तरह से चक्रवात का जीवन चक्र रहता है, और किस तरह से चक्रवात गति करते हैं, और किस तरह से चक्रवात हमारे लिए घातक हो सकता है, और कहाँ कहाँ पर घातक हो सकता है। कहाँ कहाँ पर घातक हो सकता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमने देखी हैं, और क्या क्या घाटे हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।